हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में अपनों ने बात की थी इंजन कंपोनेंट के बारे में, और आज अपने डिस्कस करेंगे टर्म्स या नोमेनक्लेचर, जो भी आप कहना चाहो इंजन के अंदर यूज होते हैं। क्या टर्म्स यूज्ड इन इंजन, जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं इंजन के अंदर, उन सब के बारे में अपने डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब भी अपने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन पढ़े, पेट्रोल या डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, तब आप उन टर्म्स के अंदर कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला अपना पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए उस वक्त। तभी अपने पार्ट्स के बारे में तभी पहले डिस्कस किया है। कल भी क्लास आधे घंटे की थी, आज भी इतनी या कोई ज्यादा लंबी चौड़ी टर्म्स नहीं है अपने पास। मेन जितनी भी टर्मोलॉजी है वो आपको मैं समझा दूंगा, जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितना भी यूज होता है इस इंजन के अंदर, वो अपने डिस्कस कर लेंगे। वॉल्यूम मुझे लगता है सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉल्यूम के अंदर। आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं है अपन को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने पास बहुत समय है। यदि अगले मंथ भी वैकेंसी आती है तब भी अपने पास 3 से 4 मंथ अपने को मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, तो उस चीज में मत घबराना, क्योंकि सिलेबस भी अभी पता नहीं है अपने को कंफर्म। लगभग 80 to 90% ही रहेगा, कुछ चेंजेस होंगे, तो इसलिए अपने को बोर्ड पूरा प्रॉपर समय देगा। चलो आज की क्लास, आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेंडर बोर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर बोर के बारे में। मैं 1 मिनट फोटो कैरी कर लूं, मैं 1 सेकेंड। आईसी इंजन की थी ना, ये रहा। हाँ, तो होता क्या है, बस उस चीज को ध्यान में रखना आप लोगों ने, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा याद रखना। सिलेंडर बोर को कहते क्या है, सबसे पहले वो लिख देता हूं, फिर आप इस चीज को समझ पाओगे। क्या इनर डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या आंतरिक व्यास किसका? तो सिलेंडर का आंतरिक व्यास। अब आप समझ पाओगे कि ये जो यहां तक मैं मानता हूं सिलेंडर है अपना, ये अपना सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका जो आंतरिक अंदर वाला जो व्यास होगा, ठीक है, जो डायामीटर होगा, उसको अपने क्या कहेंगे? उसको ही अपने क्या कहते हैं? सिलेंडर बोर कहते हैं। और कुछ भी नहीं है, याद रखना। होनिंग प्रोसेस के द्वारा सिलेंडर बोर को ही अपने फिनिश करते हैं, उसकी सरफेस को फिनिश करते हैं। सिलेंडर के अंदर वाले जो डायमीटर होता है उसको क्या कहते हैं? सिलेंडर बोर कहते हैं। बार बार समझा रहा हूं, कोई लंबी जोड़ी गणित नहीं है इसके अंदर समझने में। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। इस बात को भी ध्यान में रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अपने हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर होगी। कुछ भी नहीं है। क्या है सिलेंडर बोर? अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्या है सिलेंडर का आंतरिक व्यास या इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, को अपने क्या कहते हैं? सिलेंडर बोर कहते हैं। ये सब आप इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगली टर्म आती है अपने पास, वो क्या है? पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया इसको डिनोट करते हैं ए से। कुछ नहीं है, आसान भाषा में समझाऊं सबसे पहले, बाद में अपने टेक्निकल टर्म में समझ लेंगे। जो ये सिलेंडर बोर का एरिया है ना, ठीक है, इसको ही अपने क्या कहते हैं? पिस्टन का एरिया कह देते हैं। जिस एरिया में पिस्टन मूव करता है उसको अपने क्या कहते हैं? पिस्टन एरिया कहते हैं। मतलब ये क्या होता है? ये इक्वल होता है किसके? सिलेंडर बोर के। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ भी गणित नहीं समझाई मैंने, कुछ भी नहीं समझाया। जिस एरिया में, जिस क्षेत्रफल में पिस्टन अपनी मूवमेंट करता है,
उसको अपने क्या कहते हैं, पिस्टन एरिया कहते हैं। यह इक्वल होता है सिलेंडर बोर के, लिख देता हूं मैं, द टेक्निकल पूरा मतलब अपने इंग्लिश में ही चल रहा है, द एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर। ठीक है, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, सर्किल मतलब क्या, वर्थ, डायमीटर मतलब व्यास, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर ही होता है, लंबाई की स्क्वायर होता है, इस बात को भी, लंबाई का वर्ग होता है, इस बात को भी आप सभी को पता होगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, दो बातें की हैं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की हैं। ये टर्म्स है, इतनी मुश्किल नहीं है, परंतु आपको पता होनी जरूरी है। हो सकता है आप सभी को ध्यान भी हो, पर मेरे को आपको सारा कुछ क्लियर करते हुए चलना है। स्ट्रोक, स्ट्रोक इसको एल से डिनोट करते हैं। मैं यहीं पे अपना एक वो बना देता हूं, इंजन। देखो अपने इंजन कैसे बनाते हैं। ये मैंने माना एक इंजन है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये अपना एक पिस्टन है, ठीक। ये लो साहब, ये लो साहब, ठीक है। क्रैंक, कनेक्टिंग और पिस्टन वगैरह सारा कुछ अपने जोड़ दिया। अपने मेन मुद्दे वाली बात आज ऊपर वाले पे फोकस करेंगे, जहां पर अपना सिलेंडर है, सारा कुछ वही होगा। लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, वैसे इसको प्रॉपर स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है। इस पॉइंट से, सिलेंडर के निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से की जितनी लंबाई होगी उसको अपने क्या कहेंगे, उसको अपने स्ट्रोक लेंथ कहेंगे। ध्यान में रख लेना, क्या कहेंगे उसको, स्ट्रोक कहेंगे, ध्यान में रखना। टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे, पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी की दूरी। क्या, देखो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है टीडीसी और नीचे वाला हिस्सा होता है बीडीसी। समझाता हूं, अभी आगे चल के इसको ही समझाऊंगा। नेक्स्ट अपने टीडीसी बीडीसी समझेंगे, या सबसे पहले टीडीसी और बीडीसी ही समझ लेते हैं, फिर अपने आगे बात करेंगे। ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर है। यहां पर मैं अपने पिस्टन लगा देते हैं एक, दो टर्म्स लेते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा अपने आप को, और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये सिलेंडर है, मैं सिर्फ सिलेंडर की ही पिक ले रहा हूं, मतलब डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ सिलेंडर का ही, ठीक। इस चीज को ध्यान में रख लिया। अब क्या है, ये जो पिस्टन है, सबसे पहले अपने बात करेंगे टीडीसी, फुल फॉर्म भी बता दूंगा आपको, एक बार समझ लो इस चीज को। दूसरी टर्म है बीडीसी। टीडीसी क्या होगा, सिलेंडर की सबसे ऊपर वाली दूरी पिस्टन की, ये मतलब यहां पर जब पिस्टन होगा उसको अपने क्या कहेंगे, टीडीसी पे है। पिस्टन कहां है, टीडीसी पे। मैक्सिमम डिस्टेंस जब कनेक्टिंग रोड 90 डिग्री पे होती है, ऐसे खड़ी हुई होती है, तब अपने क्या होता है, टीडीसी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझो। देखो आपको पीछे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा, यहां देखो आप कंफ्यूज मत होना। ये जब, सॉरी, हाँ, यहां पे जब क्रैंक शाफ्ट भी इस पोजीशन में होगी और उसके साथ साथ कनेक्टिंग रोड भी इस पोजीशन पे होगी, तब पिस्टन इस पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन को अपने कहते हैं टीडीसी पोजीशन, टॉप डेड सेंटर कहा जाता है। फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ध्यान में रख लेना टीडीसी क्या होता है। उसी प्रकार मैं बीडीसी समझाऊंगा आपको। तो बॉटम डेड सेंटर बीडीसी को कहा जाता है, जब पिस्टन अपनी न्यूनतम दूरी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लैंग्वेज में भी लिखा दूंगा, इसको एक लैंग्वेज में और भी कहा जाता है। जब पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से अधिकतम दूरी पे होगा तब उसको अपने टीडीसी कहेंगे, और जब पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से न्यूनतम दूरी पर होगा तब उसको अपने बीडीसी कहेंगे। क्या होता है, मैं लिखवाता हूं, डेड सेंटर, डेड सेंटर, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं टीडीसी, क्या, टॉप डेड सेंटर, सॉरी,
लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या जब पिस्टन क्रैंक शाफ्ट, समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगी। जब पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से मैक्सिमम दूरी पर हो, ठीक है। वही मैं बात करूं अभी बीडीसी के बारे में, बीडीसी, तो बॉटम डेड सेंटर, ये टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आपको ये नहीं समझ आया प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, मैं दोबारा से भी समझा दूंगा, क्योंकि जब अपने 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक को पढ़ेंगे तब अपने टीडीसी और बीडीसी टर्म का ही यूज करेंगे। कि जब जैसे 4 स्ट्रोक की बात करूं, जब पिस्टन टीडीसी पे होगा, ठीक है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, तब पहला स्ट्रोक चलेगा, पहला स्ट्रोक चलेगा तो उसमें क्या होगा, सक्शन होगा। उसी प्रकार मैं आगे चलूं, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तब उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा सिलेंडर के अंदर। उसके बाद मैं आगे बात करूं, कंप्रेसर होने के बाद जब उसको फ्यूल को जलाया जाएगा तब पिस्टन टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ आ जाएगा, और बीडीसी से जब वो वापस टीडीसी की तरफ जाएगा तब उसमें एग्जॉस्ट गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। 4 स्ट्रोक मतलब 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि इस प्रकार से अपने टीडीसी और बीडीसी को यूज में लेंगे इस वर्ड्स को, इसलिए आप ध्यान रखना, भूलना मत इन शब्दों के बारे में। जब पिस्टन, सॉरी ये मैंने कोमा गलत लगा दिया, क्रैंक शाफ्ट से न्यूनतम दूरी पर हो, ठीक है। ये 2 बातें आप समझ गए होंगे। क्या मैं कहना चाहता हूं कि जब सिलेंडर के मैक्सिमम हाइट पर, सबसे ऊपर टॉप पर जब पिस्टन होगा, उस कंडीशन को अपनी क्या कहते हैं, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। क्रैंक शाफ्ट से अधिकतम दूरी पर जब पिस्टन होगा उसको भी क्या कहेंगे, टीडीसी कहेंगे। सिलेंडर आ गया, सिलेंडर के ऊपर अपने को कंबशन चैम्बर देखने के लिए मिलता है कि अपने को जब क्लीयरेंस की बात की जाती है तो यहाँ पे अपने को ये क्लीयरेंस होती है जहां पर फ्यूल को जलाया जाता है, बहुत कम क्लीयरेंस होती है। ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने, अभी नहीं, आगे चल के। अब आप स्ट्रोक के बारे में समझ पाओगे जो मैं कहना चाहता हूं आपको। क्या, इसको लिख लेना, पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी की दूरी किसमें, एमएम में, ठीक है। अब आपको स्ट्रोक के बारे में समझ आ गया, टीडीसी और बीडीसी के बारे में समझ आ गया। बेसिकली मैं आपको ये 3-4 टर्म्स है जिसके लिए आज की क्लास लगाई जा रही है। वॉल्यूम वगैरह मैं चेक कर लूं प्रॉपर आ रही होगी, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी। ये 3-4 क्लासेज ही मतलब सॉरी पॉइंट है जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। यदि आप ये नहीं समझोगे आप आईसी इंजन नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखना। इस बात को क्लियर हो गया, डेड सेंटर हो गया। एक टर्म आती है वो भी आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्ट्रोक टू बोर रेशो। स्ट्रोक टू बोर रेशो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको भी बताऊं, कुछ नहीं होता, L/D का अनुपात होता है। L/D के अनुपात को अपनी क्या कहते हैं, स्ट्रोक टू बोर रेशो कहा जाता है। वैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए लिख दिया। L मतलब क्या है, L मतलब अपने पास स्ट्रोक है, और D मतलब क्या है, सिलेंडर बोर है, ठीक है, बोर का डायमीटर, और L मतलब स्ट्रोक की लेंथ। इसमें क्या बातें जरूरी है मैं उसकी बात करूं तो 3 कंडीशन आती है अपने सामने कि जब डायमीटर छोटा होगा लेंथ से, जब सिलेंडर बोर
का डायमीटर छोटा होगा लेंथ से, जब इक्वल होगा और जब क्या होगा, बड़ा होगा। मैं तीनों चारों कंडीशन आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद में कुछ एक बातें हैं वो भी करेंगे अपने। जब डायामीटर छोटा होगा लेंथ से, पहली कंडीशन। जब डायामीटर इक्वल होगा लेंथ के, और जब डायामीटर बड़ा होगा लेंथ के। ये तीन कंडीशन अपने सामने है। क्या कहेंगे वो देखते हैं। इसको कहेंगे अंडर स्क्वायर इंजन। याद रख लेना, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं है। आपको बता दूंगा कि कौन सा इंजन से अपने मतलब ओवर स्क्वायर इंजन से अपने वैसे ज्यादा पावर या ज्यादा स्पीड जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा आगे चल के। स्क्वायर इंजन, ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो क्या। सबसे पहले देखो, याद रख लेना, स्क्वायर इंजन जब बराबर होगा, जब डायमीटर कम होगा उसको कह देंगे अंडर, और जब डायमीटर ज्यादा होगा उसको अपने क्या कह देंगे, ओवर। ठीक है, दो ही बातें हैं, अंडर या ओवर। ओवर स्क्वायर इंजन, ठीक है। इंग्लिश में भी वैसे अगर आपने पढ़ा है प्रीपोजिशन तो अंडर और ओवर आपने पढ़ा होगा। अंडर द टेबल, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, या ओवर द हेड एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर अवर हेड, ये सब आपने पढ़ा होगा। एक वन लाइनर है, मैं सबसे पहले वो लिखता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखो, ओवर स्क्वायर इंजन है ना, ओवर स्क्वायर इंजन, अभी अपनों ने बात की है कौन सा इंजन जिसमें डायमीटर तो बड़ा होगा, कि मतलब बात करूं मैं कि डायमीटर तो क्या हो जाएगा, अपने को बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। मैं मानता हूं डायमीटर तो अपना हो गया 3 mm का, कुछ भी एक्सपेरिमेंट, और लेंथ अपनी होगी 1.5 mm की। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी इंजीनियरिंग की बात समझाता हूं आपको। मानो कि यहां पिस्टन है, ठीक, यहां पर सबसे ऊपर वाली कंडीशन पे अपना पिस्टन पड़ा है। इस बात को आप थोड़ा सा सपोज करो, सबसे ऊपर क्या है, पिस्टन है, लेंथ क्या है, कम है, डायमीटर अपने पास क्या है, ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो मतलब फ्यूल का कंजप्शन तो उतना ही होगा। आपको पता होगा वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। कार्य अपने पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बल इनटू विस्थापन। ठीक है, देखो यहां पर जो कार्य होगा अपने को क्या कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि लेंथ कम है ना अपने पास, लेंथ अगर कम है तो जो पिस्टन की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। पिस्टन की मूवमेंट कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी अपनी सारे प्रोसेस होंगे, मतलब सारे जितने भी प्रक्रम है वो जल्दी जल्दी होंगे। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, जितना भी स्ट्रोक है वो जल्दी जल्दी होंगे। उस कारण से अपने को ज्यादा पावर आउटपुट मिल पाएगी। ज्यादा पावर आउटपुट मिलने से अपनी जो इंजन की स्पीड होगी वो क्या होगी, हाइयर होगी। इस बात को आप रिलेट कर पा रहे होगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि लंबाई कम है, लंबाई कम होने के कारण क्या होगा, अपने को कार्य कम करना पड़ेगा। ये जो पिस्टन का जो वर्क होगा वो कम हो जाएगा अपने पास। आप कहोगे बिल्कुल सर कम हो जाएगा, क्योंकि पहले देखो, यही मैं बात करूं आपसे, यही बात करूं मैं आपसे, अंडर की बात करता हूं कि अंडर स्क्वायर इंजन, उसकी सीन रहता है ये, ठीक है, उसका सीन क्या रहता है, ये रहता है। और अभी क्या चक्कर है कि अंडर स्क्वायर की बात करूं तो यहां मतलब टॉप पे अपना, मैं पेन चेंज करता हूं, अंडर स्क्वायर में टॉप पे अपना पिस्टन है यहां पर, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ कि ये लेंथ तो अपने पास आ गई 4 mm, और ये जो है ये अपने पास 1 mm ही है, जो बोर का डायमीटर है d और लेंथ 4। अब यहां पर पिस्टन को ज्यादा मूव होना पड़ेगा, ज्यादा मूव होना पड़ेगा तो समय ज्यादा लगेगा, पावर आउटपुट अपने को इतना ज्यादा नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए ओवर स्क्वायर इंजन में अपने को ज्यादा पावर आउटपुट प्राप्त होता है, ज्यादा अपने को स्पीड प्राप्त होती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसको मैं अभी हटा रहा हूं, ठीक।
लिख देते हूं जो बातें अपने ने अभी की है, मैं उस चीज को लिख देता हूं। ओवर स्क्वायर इंजन ऑपरेट एट हायर स्पीड, यही बात मैंने की है, मैंने कोई राम कहानी तो गाई नहीं है, ठीक है। आगे लिखता हूं बिकॉज ऑफ लार्जर बोर एंड शॉर्टर स्ट्रोक, ठीक है। किस कारण से, देखो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलाया जाता है हायर स्पीड पे, अधिकतम गति पे चलता है। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ लार्जर बोर, मतलब लार्ज मतलब क्या, बड़ा, ये तो सबको पता है। लार्जर बोर और शॉर्टर स्ट्रोक मतलब कम स्ट्रोक के कारण इसमें क्या होता है, अपने ज्यादा स्पीड अपने उत्पन्न कर पाते हैं। वही मैं दूसरी तरफ एक बात करता हूं और आपसे अंडर स्क्वायर इंजन की, इसके बारे में भी आप एक बात नोट डाउन कर लो सीधी सीधी। क्या नोट डाउन करना है, वेरी लार्ज इंजन में यूज होता है, में यूज करते हैं किस चीज को, मतलब अंडर स्क्वायर इंजन के प्रकार को अपने क्या करते हैं, वेरी लार्ज स्क्वायर इंजन में यूज करते हैं। होता क्या है आप सभी को पता है, जिसके अंदर डायमीटर कम होता है, स्ट्रोक की लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अभी तक क्या बातें की हैं अपने उस चीज को रिपीट कर देते हैं। सिलेंडर का बोर पड़ा था, उसके बारे में आपको समझ आ गई होगी क्या होता है। सिलेंडर के इनसाइड जो डायमीटर होता है उसको, पिस्टन के एरिया को क्या कहते हैं, जो सिलेंडर के बोर का एरिया होता है उसी को अपने पिस्टन का एरिया कहते हैं, जहां पर पिस्टन अपना मूवमेंट करता है उस एरिया को। स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी को अपने क्या कहते हैं, सिलेंडर के अंदर दूरी को अपने क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। टॉप डेड सेंटर अपने को समझ गया, क्रैंकशाफ्ट से अधिकतम दूरी पर जब होगा पिस्टन उसको अपने क्या कह देंगे, टीडीसी, और क्रैंकशाफ्ट से न्यूनतम दूरी पर होगा उसको अपने क्या कहते हैं, बीडीसी। याद रख लेना ये बात कि एग्जामिनर इसी लैंग्वेज में पूछता है जब भी टीडीसी और बीडीसी के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में स्ट्रोक एंड बोर लेंथ के बारे में डिस्कस किया। स्ट्रोक और बोर के अनुपात को कहा जाता है। अंडर स्क्वायर इंजन क्या होता है, जिसमें डायमीटर कम होता है लेंथ से। स्क्वायर इंजन क्या होता है, जिसमें डायमीटर बराबर होता है एल के। और ओवर स्क्वायर जिसमें डायमीटर बड़ा होता है एल के। ये सब अपने ओवर स्क्वायर ये अभी पढ़ के हटे हैं। अब अपने आगे चलते हैं, बहुत है अभी तो, रुक जाओ, दो तीन पॉइंट और बचे हैं। मुझे लगता है समय भी, अब अभी तो आजकल क्लासेज भी इतनी लंबी नहीं हो पा रही है ना, पर अपने पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मैं मर्ज नहीं करना चाहता अपने एक सभी चीजों के एक साथ मर्ज नहीं करेंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, उसी पर अपने चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, याद रखना ये टर्म। दो वॉल्यूम अपने से पूछी जाती है, एक स्वेप्ट वॉल्यूम और दूसरी वॉल्यूम होती है क्लीयरेंस वॉल्यूम। दोनों चीजें आप ध्यान में रखोगे, यदि ये भूल गए ना तब अपने को प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये टर्म अपने लिए जरूरी है। आप चाहे अपनों ने पहले थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल वगैरह पढ़े थे, वहां साइकिल्स पढ़े थे, चक्कर पढ़े थे जब अपने ऑटो डीजल, वहां भी अपने ने बात की थी, यहां भी अपने बात करते हैं। वैसे बेसिकली होता क्या है मैं आपको वो समझाना चाहूं तो वो वॉल्यूम, ये सिलेंडर है ना, ठीक है, इसका वॉल्यूम ही आप मान लो। किस प्रकार से समझाता हूं, रुक जाओ। टेक्निकल टर्म में क्या होता है, टेक्निकल टर्म में अपने क्या बात यूज करते हैं, पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी में जितना वॉल्यूम अपने यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको कई बार स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह दिया जाता है, याद रख लेना ये टर्म भी। स्ट्रोक लेंथ पड़ी थी ना अपनों ने अभी पीछे, सॉरी मैं अभी बताता हूं आपको। स्ट्रोक लेंथ पड़ी थी ना, जो जो चीज अपनों ने स्ट्रोक लेंथ में पड़ी थी वो तो क्या था, एमएम में। और अगर इसकी वॉल्यूम
या आयतन की मैं बात करूंगा, तब मैं डिस्कस करूंगा किसका, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में। ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या मैं बात करूंगा, अभी मैं आगे चल के आपको लिख देता हूं क्या होती है स्वेप्ट वॉल्यूम। एक सेकंड में अभी आपको देखता हूं। वर्किंग ऑफ पिस्टन when travel from one dead center to another, ठीक है। पिस्टन की एक डेड एंड से, चाहे वो टीडीसी और बीडीसी से, दूसरी तरफ अपने बात करें टीडीसी बीडीसी पर, कहीं भी उनके बीच में जो वॉल्यूम होगा उसको अपने स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। स्ट्रोक लेंथ होती है, वहां अपने लेंथ निकाल रहे थे, पर यहां अपने वॉल्यूम आयतन की बात कर रहे हैं। तो आयतन आपको पता है क्या होता है, आयतन क्या होता है, अपने बात करें, आयतन होता है एरिया इंटू लेंथ, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। मीटर क्यूब या लंबाई की क्यूब इसकी यूनिट होती है। होप कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, यही बात मैंने समझाई है क्या, कि यहां से देखो, यहां से यहां तक का वॉल्यूम, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर पिस्टन मूव हो रहा है, ठीक है, यहां का क्या वॉल्यूम या आयतन, उसी को अपने क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान में रख लेना। 2-3 बार समझा दिया, मुझे पता था पहली बार में नहीं समझ आएगा, पर मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। और चीज लिखने जाते हो वो भी लिख लो, क्या VS से डिनोट करते हैं इसको। VS इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ होगा, ठीक है। एरिया मतलब एरिया क्या, क्षेत्रफल इंटू में लंबाई। L मतलब अपने क्या ढूंढा था, L मतलब क्या था अपना, L मतलब क्या था, स्ट्रोक लेंथ, और A मतलब क्या था, पिस्टन एरिया। ध्यान में रखना। और क्या लिख सकते हैं, π/4 d²L। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेना। आई होप मेरे को कट नहीं रहा होगा, अगर कट रहा होगा, नहीं कटना चाहिए, यहां तक मैंने कर रखा है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं कट रहा होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे सभी के सभी जने। अब आगे चलते हैं, आगे अगली टर्म की बात करूं मैं, अगली टर्म होती है क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम वह आयतन, वह वॉल्यूम, VC से डिनोट करते हैं इसको, उसको VS से डिनोट करते हैं। किससे, VS से। क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होती है, मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं। देखो क्या होगा, यहां पर अपने सामने क्या कंडीशन है कि यहां पर पिस्टन यहां चला गया, ठीक है, पिस्टन इस डायरेक्शन में है, पूरा TDC पे है, सिलेंडर यहां इधर है अपना, सिलेंडर के ऊपर। अभी फ्यूल कंप्रेस होगा, जब अपने फ्यूल को कंप्रेस किया जाएगा, उस फ्यूल को जलाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, उस फ्यूल को कंप्रेस होने के लिए, उस फ्यूल को संपीड़न करने के लिए कुछ जगह तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सपोज दैट कि मैंने, ये कंडीशन है अपने पास कि मैंने यहां पर पिस्टन लगा रखा है और वो पूरे का पूरा इस जगह पे पिस्टन ने अपना मतलब एरिया पूरा ले लिया, तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल का जो आयतन होगा वो खत्म हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपने को कुछ एरिया तो चाहिए होगा ना इस फ्यूल को कंप्रेस करके जलाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर सिलेंडर हेड के अंदर कुछ एरिया छोड़ा जाता है और इसी को अपने कंबसन चैम्बर भी कहते हैं। याद रखना, कंबसन चैम्बर में होता है ये, जहां पर फ्यूल को जलाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लीयरेंस वॉल्यूम किधर होता है, तो वो भी ध्यान रखना, सिलेंडर हेड में अपने छोड़ते हैं, और स्वेप्ट वॉल्यूम वगैरह ये सिलेंडर ब्लॉक में होता है। अभी क्या होगा, यहां पर पूरे का पूरा जो अपना फ्यूल होगा, जो भी फ्यूल होगा वो यहां पर
कंप्रेस हो जाएगा, चाहे वो एयर होगी तो एयर भी कंप्रेस हो जाएगी, चाहे वो फ्यूल होगा फ्यूल भी कंप्रेस हो जाएगा। और यहां पर अपने क्या करेंगे, स्पार्क प्लग के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा अपने इसको जला देंगे। ठीक है, मानते हैं स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग ही है अपने पास, तो इस एरिया के अंदर क्या होगा, विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा। उस कारण से पावर जनरेट होगी। और पिस्टन क्या है, टीडीसी पे होते हुए फिर नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा पावर के कारण, और अपने को क्या होगा, पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। इस बात को आप समझ लेना। थोड़ा सा वर्किंग भी समझा रहा हूं साथ के साथ, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। क्लीयरेंस वॉल्यूम वह वॉल्यूम होती है जब पिस्टन टीडीसी पे हो और जिसके अंदर फ्यूल को, उस वॉल्यूम के अंदर फ्यूल को अपनी क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम वॉल्यूम रखी जाती है, ध्यान में रखना इस बात को। अभी मैं लैंग्वेज में इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं अपने, क्या होगा लैंग्वेज में। कंबसन चैम्बर की नॉमिनल वॉल्यूम आयतन जब क्या हो, जब पिस्टन टीडीसी पर होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिंपली आपको वर्किंग समझाइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझना जरूरी है इस पूरे टॉपिक में, आईसी इंजन में। बल्कि आगे जितना कुछ भी आएगा वहां पर अगर समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, इतनी बात होगी। अभी अपने दो वॉल्यूम की बात की है, एक तो स्वेप्ट वॉल्यूम, एक बात की है क्लीयरेंस वॉल्यूम के बारे में। यदि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है टोटल वॉल्यूम क्या होती है, एक टर्म आगे भी यूज कर लेते हैं अपने, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होगी, वी, टी से डिनोट कर लो। कई बार आपको इसकी जगह सिंपल वी भी लिखा मिल जाएगा, वो भी आप ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा, क्या होगा, वी टी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी सी को अपने क्या कहेंगे, ये ध्यान में रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई लंबी चौड़ी खेल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस टर्म को भी अपने ध्यान में रखेंगे। आई होप समझ आ रहा होगा, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, आराम से हर एक बात आपको समझाई है। यदि कुछ लिखने में मेरी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। अब मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि जो मैं पहले दिन था, जिस पोजीशन पे, जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अच्छा है, ज्यादा नहीं कह सकता पर कुछ हद तक अच्छा है। वहां पर नया स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे हेजिटेशन वगैरह भी थी, पर अब आराम से चल रहा है, अब कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। एक टर्म और भी लिख लो, कंप्रेशन रेशो। वैसे ही अपनों ने ऑटो साइकिल वगैरह में, डीजल साइकिल वगैरह में बात की हुई है, परंतु अपने फिर भी बात करेंगे। कंप्रेशन रेशो संपीड़क अनुपात, संपीड़न अनुपात होगा, अनुपात, ठीक है। क्या कंप्रेशन रेशो क्या होता है, सीधा सीधा लिख लेना, आर इज इक्वल टू वी टी अपॉन में वी सी, वॉल्यूम बटा में क्लीयरेंस वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहते हैं, संपीड़क अनुपात कहते हैं, ध्यान में रखना। अभी मैंने बात की है, v को मैं क्या लिख सकता हूं, vc प्लस vs अपॉन में vc लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ साहब लिख सकते हो, और उसी से एक चीज और निकल के आएगी, क्या, 1 प्लस vs अपॉन में vc। होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ये टर्म भी ध्यान में रख
लेना। मैंने कोई लंबी चौड़ी खेल नहीं बताए हैं, ये आज की अपनी इतनी ही बातें थी जो करने वाली थी अपने लायक मुझे लगा। जो जो अपनी टर्म्स है वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब अपने कल से स्टार्ट करेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कितना समय हो गया 35 मिनट की क्लास हो गई है। पढ़ाई पर फोकस रखो, लाइसेंस बनवा लो। आप सभी लोग जो वेट कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, लाइसेंस का वेट ना करें, आप लाइसेंस बनवा ले तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं इस चीज के लिए आपको नहीं फोर्स कर सकता कि आप लाइसेंस बनवाओ या ना बनवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मान के चले कि लाइसेंस हटने के चांसेस इस वैकेंसी में बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है हर एक चीज का। अब अपन ये तो नहीं कह सकते, जैसे टीसीएस वगैरह जैसी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, वो कंपनी की एक क्राइटेरिया होता है एक जॉब प्रोफाइल का। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में ले लो, अभी बस ड्राइवर है, अगर उसके पास हैवी लाइसेंस ही नहीं होगा क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता। पुलिस में ले लो, पुलिस में जो ड्राइवर की वैकेंसी आती है उसमें हैवी लाइसेंस मांगा जाता है, क्या उसके बिना वो वैकेंसी काम की है? नहीं काम की है। इसी प्रकार से मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, जहां पर हैवी लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। वेट मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कई बार बातें सही कहता हूं, क्योंकि मैंने जो जाना चाहता है वो जा सकता है। मैंने जिस वक्त वो नोटिफिकेशन आया था अपना सबऑर्डिनेंस वाला जारी हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि मैंने कहा ये 100 नंबर का नहीं है, ये 200 नंबर का होगा। कुछ ना कुछ गलती हुई है। एक बंदे ने कमेंट किया था क्या पागल बना रहा है ये बंदा, इसको कुछ नहीं पता कि अगर कोई सबऑर्डिनेट जारी होता है तो उसको 100 बार चेक किया जाता है, उसके बाद में उसको जारी किया जाता है, ऐसे करके ना गलत बोला था। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या क्या कर सकते हैं, जो मैं अब इन चीजों के बारे में सोचता नहीं हूं। तो फिर वही बात होगी कि 200 नंबर के चक्कर में वो लटक रही है, अपनी वैकेंसी लटक रही है। फिर कह रहा हूं हैवी लाइसेंस रेडी रखो। मैंने शायद कल या परसों भी ये बात समझाई थी, आज फिर समझा रहा हूं। एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस का सीन तो 2 कंडीशन बन सकती है। यदि बोर्ड चाहे तो अपने को ट्रेनिंग दे सकती है जॉब लगने के बाद में, एक्सपीरियंस अगर नहीं हटाएगी तब, अन्यथा एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। वो अभी बोर्ड डिसाइड करेगी उस चीज के बारे में क्या होगा। लाइसेंस नहीं हटेगा, आप कुछ भी कर लो, आप ये सोचो कि हम सर कोर्ट में ले जाएंगे, परंतु आपको भी पता है ये बात कि हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए अपना एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया यदि आप पास आउट करोगे तभी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अब 12th वाले कह देंगे कि हमें आरएएस की वैकेंसी में बैठने दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आरएएस की वैकेंसी के लिए क्राइटेरिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर के स्टूडेंट कह देंगे हमें भी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर लगना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उसका एक क्राइटेरिया है कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल भी लगेगा, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस हट सकता है, उसका रीजन बता दिया, उसका एक रीजन है, उसका एक प्रॉपर रीजन है कि बोर्ड 2 ही कंडीशन पे काम कर रहा है। पहली कंडीशन तो इस चीज पे काम कर रहा है कि एक्सपीरियंस रखेंगे या नहीं रखेंगे। अभी रखेंगे किस कंडीशन में? यदि उनके पास ट्रेनिंग करवाने के लिए पैसा ना होगा या टाइम ना होगा। यदि उनके पास टाइम होगा कि वो ट्रेनिंग करवा सके हमें, तो ट्रेनिंग कहाँ होगी? नॉर्मल सी बात है, हैवी व्हीकल की ट्रेनिंग अपने रोडवेज वगैरह में ही होगी, 6 महीने या साल की। यदि बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, बच्चों को एक्सपीरियंस हटा देंगे और ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, उस कंडीशन में ही अपना एक्सपीरियंस हट सकता है, पर लाइसेंस हटने का कोई चांस नहीं है। आपको ट्रक चलाना आना चाहिए, आपको बस चलानी आनी चाहिए, तो मतलब आनी ही चाहिए उस चीज में। वो क्राइटेरिया है। जो हटने वाली चीजें हैं उनके लिए एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये कंडीशन होगी तभी हटेगा।
अदरवाइज नहीं हटेगा। सीधी सीधी क्लियर सी बात है, मैंने आज तक इस चीज के बारे में नहीं डिस्कस किया, पर मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं आपको, एक प्रॉपर फैक्ट के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस बात को कि ये कंडीशन होगी तभी आपका लाइसेंस और एक्सपीरियंस हट जाएगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस और एक्सपीरियंस नहीं हटेगा। अब ये बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है। मन लगा के पढ़ाई करो, टेक्निकल की जिम्मेदारी मेरी है आपको कंप्लीट करवाने की, आप उस चीज में मत घबराना। मंडे के लिए रेडी रहना, मंडे ट्यूसडे कभी भी अगले वीक में आपका टेस्ट हो सकता है। जो कोई भी प्ले स्टोर पे जाके इजी वे स्टडी के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है वो कर सकता है। कल से मैं लिंक डालना चालू कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह भी वहीं अपलोड हुआ करेंगी आज से आपकी। चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं, बहुत समय हो गया, मुझे लगता है मैंने 6-7 मिनट आपका टाइम पता नहीं खराब किया नहीं किया, पर मेरे को लगता है कि मेरा बताना, हर एक चीज क्लियर करना मेरा फर्ज है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी जने चैनल इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना। टेलीग्राम पे ग्रुप है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप वहां पूछ सकते हैं। आई होप आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।